प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार प्रशांत जी से बात कर रहा हूँ। जैसा आपको मालूम है, कुमार प्रशांत जी यहाँ पर दिल्ली में गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं, मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आने से पहले ही एक पत्रकार के रूप में और एक वक्ता के रूप में, साहित्य प्रेमी के रूप में वो अपने आप स्थान बना चुके थे। एक तरफ से उनमें विरोधाभास से दिखता है कि वो बुद्धिवादी हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हृदय की आवाज़ सुनने में भी पटु हैं, उसके लिए भी जाने जाते हैं। तो आगे बापू के बारे में बात करते हुए मेरा आज उनसे प्रश्न ये है कि बाद में गांधी जी की दिनचर्या में मौन का भी स्थान था, लेकिन वो सप्ताह में मौन का दिन अगर हम छोड़ दें तो उनके लिए भाषा का बहुत अधिक महत्व था। दक्षिण अफ्रीका में जाने से पहले इंग्लैंड में भी उन्होंने पढ़ते समय कई मीटिंग में भाषण दिया था। साउथ अफ्रीका में तो बहुत प्रभावकारी वक्ता के रूप में सामने आए, लोगों के विचार बदल सकते थे, अपनी बात प्रभावकारी रूप में उनके सामने रख सकते थे। और बाद में देश में आने के बाद तो गांधी जी की बात सुनने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए सब जनसाधारण उत्सुक रहता था। तो इस पृष्ठभूमि के साथ मेरा कुमार प्रशांत जी आपसे अनुरोध ये है कि गांधी जी भाषा को किस रूप में देखते थे, इसका खुलासा करें। गांधी जी के बारे में अगर आप देखेंगे तो लगातार उनके जीवन में ये कोशिश है कि मनुष्यों को बांटने वाली जितनी ताकतें हैं उनका कोई न कोई विकल्प दुनिया के सामने रखना चाहिए। और जब हम इसको देखते हैं कि क्या क्या ताकतें हैं जो सांस्कृतिक स्तर पर मनुष्य को बांटती हैं, तो उसमें एक तत्व भाषा भी है। गांधी जी खुद हिंदी भाषी हैं, गुजराती मातृभाषा है, मातृभाषा उनकी गुजराती है। और अगर कहूँ कि उनकी दूसरी कोई भाषा थी जिस पर उनका प्रभुत्व हुआ तो अंग्रेज़ी थी जी। चूँकि वो इंग्लैंड में पढ़े और फिर एक नौकरी करने के इरादे से दक्षिण अफ्रीका गए, तो दोनों जगह अंग्रेज़ी भाषा पर से उनका साबका पड़ा और अंग्रेज़ी भाषा पर बहुत मजबूत प्रभुत्व उन्होंने स्थापित किया। यानी हम कह सकते हैं कि दो भाषाएं ऐसी थीं जिन पर गांधी जी का अपना अधिकार था, लेकिन वो काम उन लोगों के बीच में कर रहे हैं जिनकी भाषा न गुजराती है और न हिंदी है, न अंग्रेज़ी है। भारत में काम करते हैं तो भारत तो विविध भाषाओं का देश है। दक्षिण अफ्रीका में जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ भी वो देखते हैं कि कई भाषाओं में काम करने वाले लोग हैं जिनके बीच में उनको काम करना है। दक्षिण की भाषाएं भी हैं, अंग्रेज़ी भी है, हिंदी भी है। तो भाषाएं आदमी को दूर करती हैं या आदमी को जोड़ती हैं, ये प्रश्न है जिससे बिल्कुल शुरू के काल से गांधी उलझते रहे हैं। और फिर इस जगह पर वो पहुंचते हैं कि भाषा का कोई ना कोई रोल ऐसा बनाना चाहिए जिससे वो लोगों को जोड़ना शुरू करे। तो भी अलग अलग भाषाओं में बोलने वाले लोगों को आप कैसे जोड़ेंगे भाषा के माध्यम से? तो आप देखिएगा कि एक रास्ता उन्होंने ढूंढा दक्षिण अफ्रीका में, कि दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह की शुरुआत के साथ उन्होंने एक पत्रिका शुरू की और वो पत्रिका 4 भाषाओं में शुरू की। वो पहली पत्रिका है जो बैरिस्टर गांधी निकालते हैं जी, और 4 भाषाओं में निकालते हैं। वो कहते हैं कि 4 भाषाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा ही दक्षिण अफ्रीका में कोई भी संवाद खड़ा किया जा सकता है जी। तो अंग्रेज़ी भी है उसमें, तमिल भी है उसमें, गुजराती भी है उसमें और हिंदी भी है उसमें जी। यही क्लाइंटल है गांधी जी का जी। जिसको दक्षिण अफ्रीका में उनको एड्रेस करना है। उसके बाद वो भारत आते हैं तो यहाँ भी ये समस्या दक्षिण अफ्रीका से भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर है। भाषाओं की दूरियाँ भी और भाषा के कारण एक दूसरे का विरोध भी जी। अब इसमें से भी वो रास्ता ढूंढते हैं और अपनी जो पत्रिका शुरू करते हैं वो हिंदी में शुरू करते हैं, अंग्रेज़ी में शुरू करते हैं, गुजराती में शुरू करते हैं, उर्दू में भी निकालते हैं। तो 4-5 भाषाओं में एक साथ वो पत्रिका चलाते हैं।
लेकिन आप देखेंगे कि गांधी जी जहाँ भी जाते हैं और बोलते हैं जी। तो हिंदी में बोलते हैं। उनकी हिंदी भी बड़ी अजीब सी है, क्योंकि वो गुजराती भाषी हैं और देश से बहुत समय दूर रहे हैं, तो एक अलग ही तरह की मिली जुली सी हिंदी वो बनाते हैं जी। और उस हिंदी में ही वो देश से बात करते हैं। यानी गांधी जी को आप अंग्रेज़ी में भाषण करते सुनते हैं या हिंदी में भाषण करते सुनते हैं। गुजरात में जाते हैं तो गुजराती में भी बोलते सुनते हैं। लेकिन इन सब भाषाओं के साथ वो कोशिश ये करते हैं कि ये सब भाषाएं एक दूसरे से संवाद करने का माध्यम बने, एक दूसरे को विरोध करने का माध्यम न बने। जी। तो सबसे पहले उनका ध्यान ये जाता है कि दक्षिण की जो भाषाएं हैं वो हमसे बहुत अलग पड़ती हैं, और दक्षिण में गांधी जी का खासा प्रभाव है। तो पहला काम ये करते हैं कि दक्षिण में हिंदी सिखाने के क्लासेस शुरू करते हैं। जी। हिंदी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जी। स्थापित करते हैं। वो गांधी जी ने की गांधी थी। जी ने स्थापित किया। जी। जबकि हम जानते हैं कि दक्षिण में हिंदी का काफ़ी विरोध रहा है, एक सत्तात्मक भाषा के रूप में भी विरोध रहा है, और अपने बेटे को भेज देते हैं तमिलनाडु। जी। देवदास गांधी को कहते हैं कि वहीं जाकर रहो, जी। लोगों को हिंदी सिखाओ और खुद तमिल सीखो। तो जो बात वो कह रहे हैं दूसरों से, उसके लिए वो अपने बेटे को की आहुति देते हैं कि तुम जाओ ये काम करो। और हम देखते हैं कि देवदास गांधी वहाँ दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार का बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं। ये शायद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी तमिलनाडु में जी। अब उस समय मद्रास में। हाँ जी। तो उस समय के मद्रास में राजा जी हैं, और जी। राजा जी हिंदी जानते नहीं हैं, जी। लेकिन गांधी जी उनको हिंदी सिखाने में लगे हुए हैं और उनसे बार बार कहते हैं कि तुम्हारे अंग्रेज़ी में जो पत्र आते हैं वो मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम हिंदी में लिखो। जी। और दक्षिण भारत में देवदास गांधी का जाना और उससे राजा जी के परिवार में परिचय होना, और फिर राजा जी की लड़की से उनकी शादी होना, तो एक पारिवारिक रिश्ता भी जी। बनता है। तो भाषा के बारे में गांधी जी की जो समझ है वो ये है कि हिंदी जो है वो जिस भी तरह से लोग समझते हों उस तरह से हिंदी को जाने दीजिए। राष्ट्रभाषा एक चीज़ है और जी। संवाद भाषा एक चीज़ है। तो राष्ट्रभाषा के रूप में वो किसे देखते थे? हिंदी को देखते थे। हिंदी को देखते हाँ। थे, और वही संवाद भाषा। और वही संवाद भाषा बननी चाहिए। जी। लेकिन साथ में वो ये छूट देते हैं कि संवाद भाषा जो होगी वो हर भाषा से मिली मिश्रित होगी, शब्द होंगे। उस पर किसी तरह का ये नहीं। फिर बाद में तो एक हिंदुस्तानी नाम की एक नई कल्पना ही लोगों के सामने रख देते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर यह है कि जब आपने उल्लेख किया कि वो दक्षिण अफ्रीका में थे, तो उन्होंने वहाँ पर जो अखबार निकाला बैरिस्टर गांधी ने हिंदी में, तो वहाँ पर हिंदी में लिखने वाला कौन था उनके पास? तब तक तो शायद वो हिंदी बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे। वो सारी भाषाएं तो खुद ही लिखते थे, क्योंकि अपने अखबार के सबसे बड़े राइटर वो खुद थे, एडिटर भी थे और राइटर भी थे। तो हिंदी में ही वो खुद लिखते थे, जैसी भी उनकी हिंदी थी। जी। और उनकी हिंदी वैसी ही आखिर तक रही। कोई बहुत सुधर गई और अच्छी बन गई, जी। कोर्ट में कह रहा हूँ सुधर गई, यानी उनसे अच्छी हिंदी तो क्या होती, लेकिन फिर भी। तो भाषा के मामले में भाषा को जोड़ने का माध्यम कैसे बनाया जाए, इसकी बहुत बड़ी कोशिश गांधी जी के जीवन में दिखाई देती है। हाँ। ये समझते हुए भी कि वह हिंदी भाषी हैं। लेकिन आपने बात की शुरुआत की कि सांस्कृतिक रूप में ये बात है, लेकिन लोगों को जोड़ने के पीछे तो एक राजनीतिक भावना निहित थी, तो इसमें सांस्कृतिक कहाँ से आता है? नहीं, गांधी जी की राजनीति और गांधी जी की संस्कृति की जो कल्पना है उसमें दूरी नहीं है, कुछ दूरी नहीं है। गांधी की राजनीति संस्कृति को पुष्ट करती है। जी। अगर वो पुष्ट नहीं करती तो गांधी की राजनीति नहीं है। जी। ये हर जगह आप देखेंगे। तो इसको समझने के लिए शायद हम लोगों को भी अपना नज़रिया कुछ बदलना पड़ेगा। वो थोथी राजनीति में विश्वास नहीं करते, वैसी कोई राजनीति उनके पास है नहीं जी। जो सुखी हुई सत्ता की राजनीति है। जी। उनकी राजनीति हमेशा संस्कृति को पुष्ट करने वाली राजनीति है। जी। इसलिए भाषा का एक पुल बनाते हैं वो। जी। उसकी ज़रूरत आज इसलिए बहुत समझ में आती है कि फिर से भाषा हम लोगों के बीच में एक दीवार खड़ी कर रही है। आप अगर अंदाज करेंगे तो शायद दक्षिण भारत के साथ इतना कम संवाद हमारा कभी नहीं था जितना आज है। इसके दूरी हम लोगों ने वो दूरी बढ़ा दी ये कहते हुए कि अंग्रेज़ी हम लोगों के बीच में एक पुल है। जी। लेकिन दक्षिण भारत में जाने वाला कोई भी आदमी जानता है कि शहर के इलाके से थोड़े बाहर जाओ तो अंग्रेज़ी किसी काम की नहीं होती है।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने कुमार प्रशांत जी के विचार सुने, जो कि बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि बहुत जल्दी अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत के समय ही गांधी जी ने संवाद के महत्व को समझ लिया था और उसके लिए एक अपनी प्रयोगशाला में एक उपाय भी निकाल लिया था। देखते रहिए, ये बात जारी रहेगी।